यदि आपने कोई मैनेजमेंट का कोर्स किया है या फिर अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं तो आपने स्वॉट एनालिसिस के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। यदि आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आज मैं आपको बताऊंगी कि स्वॉट एनालिसिस क्या होता है और बिजनेस में इस्तेमाल किए जाने वाले इस स्वॉट एनालिसिस को हम चेस के गेम में किस तरह से इस्तेमाल करके अपनी गेम को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो स्वॉट का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। लगभग हर छोटी से बड़ी कंपनी में स्वॉट एनालिसिस किया जाता है ताकि उनको अपने कंपनी की पोजीशन पता चले, यानी उनको ये पता चले कि उनके कंपनी की स्ट्रेंथ्स क्या है, यानी क्या उनकी कंपनी की सबसे बड़ी ताकत है, वीकनेसेस क्या है, यानी कौन सी ऐसी कमजोरियां है जिससे वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, उनकी कंपनी के लिए मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, यानी कौन से अच्छे अवसर है जिनका वो फ़ायदा उठाकर अपनी कंपनी को आगे ले जा सके, और कौन से ऐसे थ्रेट्स है, यानी कौन से ऐसे खतरे हैं, हो सकता है उनके कंपेटिटर से कुछ खतरा हो सकता है या कोई और बातें हो सकती है जिन्हें उन्हें सही तरीके से परख कर, जानकर और उसका सल्यूशन निकालना पड़ेगा ताकि वो खतरे जो है उन पे ना बने रहे और उनकी कंपनी जो है अच्छे तरीके से ग्रो करती रहे, आगे बढ़ती रहे। तो जिस तरह से ये स्वॉट एनालिसिस एक कंपनी में किया जाता है उसी तरह से यही स्वॉट एनालिसिस हम चेस की गेम में भी कर सकते हैं। और यदि आप इस चीज़ को अच्छे से करना सीख गए तो आपका गेम जो है वो बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। तो भाई स्वॉट एनालिसिस कैसे करना है? बहुत ही सिंपल है, चाहे गेम का ओपनिंग पार्ट चल रहा हो या मिडल गेम या एंड गेम। तो गेम के दौरान जब भी आप अपनी कोई चाल खेलने का सोचे तो आप उस चाल का स्ट्रेंथ्स जानिए और वीकनेसेस जानिए, और जब भी आपका ओपोनेंट कोई चाल खेलता है उसने वो चाल क्यों खेली वो जानने के लिए उसके स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स, ये चारों चीज़ों को समझे और फिर आप कोई डिसीजन ले। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो जैसे अब इस सिचुएशन में देखिए, इस सिचुएशन में वाइट की बारी है और वाइट ने देखिए किस तरह से इस F7 प्यादे पे प्रेशर बनाए रखा है, और ब्लैक जो है वो केवल अपने राजा और अपने इस घोड़े से इस प्यादे को डिफेंड कर रहा है। ये स्क्वायर जो है F7 ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यदि अगर ब्लैक इसे अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं करता तो वाइट जो है यहाँ पर चेकमेट भी कर सकता है या फिर ब्लैक की गेम खराब भी कर सकता है। तो वाइट का ये जो थ्रेट आ रहा है, ये जो खतरा आ रहा है ब्लैक पे, ब्लैक को अच्छे से डिफेंड करना ज़रूरी है। और अब इस सिचुएशन में जो है वाइट की बारी है, तो वाइट को अभी क्या खेलना चाहिए? वैसे खेलने के लिए वाइट के पास कई सारे ऑप्शंस है। वो अपने इस घोड़े को डेवलप कर सकता है, इस घोड़े को डेवलप कर सकता है, इस प्यादे को आगे बढ़ा सकता है। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, लेकिन इन सब में सबसे बेस्ट चाल कौन सी होगी? तो आपको एक ऐसी चाल खेलनी चाहिए जिससे आपका जो प्रेशर है, आपका जो ये अटैक है वो और बढ़ जाए और ब्लैक पे और ज़्यादा प्रेशर आए। तो वो चाल कौन सी होगी? अब मान लीजिए कि आप इस घोड़े को यहाँ पे डेवलप करते हैं तो इससे तो सामने वाले पे कोई प्रेशर नहीं आने वाला। इस घोड़े को यहाँ लाते हैं तो इससे तो सामने वाले पे कोई प्रेशर नहीं बढ़ने वाला, राइट? क्योंकि ब्लैक को वक्त मिल जाएगा कि वो भी अपने मोहरे को डेवलप करे। लेकिन इस स्थिति में एक चाल है जिससे सामने वाले पे और ज़्यादा प्रेशर आएगा और वो चाल है D3। तो देखिए D3 खेल के क्या हुआ, चलिए हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं। तो जब हमने D3 खेला तो सबसे पहले इसका स्ट्रेंथ क्या है, इसकी ताकत क्या है? तो सबसे पहले तो ये हमारा प्यादा जो है वो अब हमारे इस ऊंट को प्रोटेक्ट कर रहा है जो पहले बिल्कुल भी अनप्रोटेक्टेड था, और इस प्यादे को भी प्रोटेक्ट कर रहा है जो कि अनप्रोटेक्टेड था। तो ये ऊंट और ये प्यादे को एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल गई है, ये इसका एक स्ट्रेंथ हुआ। दूसरा स्ट्रेंथ क्या हुआ? देखिए अब हमारा ये जो डार्क स्क्वायर बिशप है, अब उसके लिए पूरी डायगोनल खुल चुकी है, यानी ये बिशप एक्टिव हो गया है। वाइट ने जो है सीधा सीधा अपना अटैक इस घोड़े पे कर दिया है जो कि एक इम्पॉर्टेंट डिफेंडर है इस F7 पॉन का। तो यदि अगर ब्लैक अपने इस घोड़े को नहीं बचाता या फिर इस F7 के प्यादे की रक्षा में और एक स्टेप आगे नहीं बढ़ता तो वाइट जो है बड़ी आसानी से अगली चाल में इस घोड़े को मार सकता है, यानी एक डिफेंडर को वो हटा सकता है। तो ये D3 खेलने का स्ट्रेंथ था। अब D3 का वीकनेस क्या होगा? भाई
जब पहले प्यादा यहाँ था तो देखिए कि वो इन दोनों स्क्वायर्स को अच्छे से कंट्रोल कर रहा था, डिफेंड कर रहा था। लेकिन क्योंकि प्यादा एक कदम आगे बढ़ गया है तो अब ये दो स्क्वायर्स जो है इनका जो प्रोटेक्शन है वो थोड़ा कम हो गया है। हालांकि हमारे ये प्यादे इन स्क्वायर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि एक प्यादे ने अपनी जिम्मेदारी से हाथ उठा लिया कि भाई अब ये दो स्क्वायर्स को मैं नहीं देखने वाला, तो ये दो स्क्वायर्स जो है वो हल्के से वीक हो गया है। ये वीकनेस है। तो अब इस स्थिति में ब्लैक की बारी है और ब्लैक जो है वो ज़्यादा एनालिसिस करता नहीं है। वो ऐसा खिलाड़ी है कि बस उसके मन में जो आता है, बस अपने दिमाग में जो आता है फटाफट खेल लेता है बिना कुछ डीप में एनालिसिस किए। तो वो इस स्थिति में सोचता है कि भाई मेरा F7 प्यादा फ़िलहाल तो प्रोटेक्टेड ही है क्योंकि मेरा राजा और ये घोड़ा देख ही रहा है। फ़िलहाल मैं कोई ऐसी चाल खेलता हूँ जिससे मैं फटाफट इस किंग की कैसलिंग कर सकूं ताकि मेरा राजा जो है सुरक्षित हो जाए। तो वो खेलता है जल्दबाजी में बिशप E7। तो अब आपको देखना चाहिए कि ब्लैक ने जो ये बिशप E7 खेला है इसके स्ट्रेंथ्स क्या है। तो सबसे पहला स्ट्रेंथ तो ये है कि ये बिशप जो है अब वो अपने घर से बाहर निकल चुका है, ये डेवलप हो चुका है। तो पहला स्ट्रेंथ तो ये है। दूसरा स्ट्रेंथ ये है कि वो अब अपनी रानी के साथ अब ये बिशप भी इस डायगोनल को अच्छे से कंट्रोल कर रहा है। ये दूसरा स्ट्रेंथ है। इस चाल की वीकनेस क्या है, कमज़ोरी क्या है? कमज़ोरी ये है कि पहले जब ये बिशप यहाँ था तो वो इस G7 के प्यादे को प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन क्योंकि अब बिशप यहाँ से हट चुका है तो अब ये G7 प्यादा जो है वीक हो गया है, इसकी रक्षा कोई नहीं कर रहा। क्या सामने वाले की ये चाल खेलने से हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी बन गई है? ऑफ कोर्स हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सामने वाले ने अभी भी F7 के स्क्वायर को ठीक से सीरियसली लिया नहीं। वो अभी भी यही सोच रहा है कि भाई मैं तो रक्षा कर ही रहा हूँ, मेरा कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। तो क्या वाइट के पास कोई अपॉर्चुनिटी है? बिल्कुल है। वाइट जो है अपने बिशप से इस F7 के डिफेंडर को हटा सकता है। और क्या ये चाल खेलने से ब्लैक ने हमारे कोई पोजीशन में थ्रेट क्रिएट किया है, कोई खतरा क्रिएट किया है? नहीं, मुझे तो कोई खतरा नहीं दिख रहा। तो ये चाल खेलने के बाद हमें ये दिख रहा है, स्वॉट एनालिसिस करने के बाद, कि हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो गई है कि हम इस डिफेंडर को हटा सकते हैं, इस मोहरे को मुफ्त में मार सकते हैं। आप बोलेंगे मुफ्त में कैसे? ब्लैक भी तो हमारे इस मोहरे को मार देगा। पर देखिए, यदि ब्लैक ऐसा करता है तो वो उसकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि अब वाइट जो है वो अपने रानी से इस F7 के प्यादे को मारकर राजा को चेक दे सकता है। राजा के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसे इस स्क्वायर पे आना पड़ेगा। वाइट एक बार फिर अपने ऊंट से इस राजा को चेक दे सकता है। राजा देखिए अब उसको अपने घर से कितना बाहर आना पड़ रहा है। और अब वाइट के पास एक बहुत अच्छी टैक्टिक है, वो चाहे तो उसे इस सिचुएशन में मुफ्त का मोहरा मिल सकता है। क्या आप वो मुझे चाल बता सकते हैं? आपको सोचने के लिए मैं 5 सेकंड्स देती हूँ। तो देखिए, इस सिचुएशन में ये दोनों ऊंट की जो रक्षा है केवल ये रानी कर रही है। तो ये रानी अकेले मिलके इन दोनों ऊंट को संभाल रही है। तो यदि हम अपने अगर इस ऊंट से इस ऊंट को मार ले तो जाहिर सी बात है ब्लैक अपने रानी से हमारे ऊंट को मार देगी। और अब वाइट के पास ऑप्शन मिल जाएगा कि हम इस मुफ्त के ऊंट को मार सकते हैं। तो वाइट ने किस तरह से स्वॉट एनालिसिस करके बेहतरीन चाल को ढूंढा, सामने वाले की गेम को खराब किया। राजा देखिए किस तरह से अपने ही घर में किस तरह से बाहर आ चुका है। ब्लैक का एक मोहरा कम हो गया है, राजा कैसलिंग भी नहीं कर सकता। तो ब्लैक की गेम जो है पूरी तरह से खराब हो चुकी है। उसके जीतने के जो चांसेस है वो अभी और भी एकदम कम हो गए हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो अब देखते हैं इस एग्जाम्पल को। तो सबसे पहले हम इस बोर्ड को थोड़ा स्टडी कर लेते हैं कि इस बोर्ड पर चल क्या रहा है। तो अगर मैं मटेरियल वाइज देखूं तो ब्लैक और वाइट का मटेरियल जो है वो दोनों सेम है, क्योंकि आप देखिए कि अगर प्यादे काउंट करूं तो 7 प्यादे वाइट के पास है, 7 प्यादे ब्लैक के पास है। अगर मैं मोहरों की बात करूं तो 2 हाथी ब्लैक के पास भी है, 2 हाथी वाइट के पास है। तो छोटे मोहरों में अगर देखूं तो वाइट के पास एक ऊंट और एक घोड़ा है और ब्लैक के पास 2 ऊंट है।
और क्योंकि ये पोजीशन ओपन है तो ब्लैक के पास जो है आगे चल के स्लाइटली एडवांटेज थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि जब पोजीशंस ओपन होती है तो घोड़ों से ज़्यादा ऊंट ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं गेम में। और अगर इस बोर्ड पर स्थिति को देखूं तो स्थिति ऐसी है कि ब्लैक का ये जो डार्क स्क्वायर बिशप है वो इस वाइट के घोड़े पे अटैक कर रहा है। हालांकि वाइट इस घोड़े को अपने हाथी से अच्छे से डिफेंड कर रहा है, लेकिन आप इस हाथी की जगह देखिए कितनी ऑड है और ये कितना बंधा हुआ है इस जगह पे। यहाँ पे उसके पास मूवमेंट के लिए जगह नहीं है, क्योंकि हाथी देखिए अगर यहाँ पर कहीं पर भी आता है तो घोड़ा अनडिफेंडेड हो जाएगा और मारा जाएगा। तो हाथी जो है अपनी जगह से बिल्कुल भी यहाँ से हिल नहीं सकता और उसके पास मूवमेंट के लिए बिल्कुल भी जगह ही नहीं है, क्योंकि ये देखिए उसके खुद ही के ऊंट ने उसकी मूवमेंट की जगह ब्लॉक करके रखी है। तो हाथी एक बड़ा मोहरा होता है गेम में और उसको हम सामने वाले पे अटैक करने के लिए, सामने वाले का नुकसान करने के लिए, कुछ बड़ा काम करने के लिए उसे यूज में ला सकते हैं। तो ये हाथी कब तक यहाँ पे इस घोड़े की रक्षा करते हुए बैठेगा, राइट? तो क्योंकि गेम में वाइट की बारी है तो वाइट को ये स्थिति बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही कि ब्लैक का ऊंट जो है वो इस घोड़े पे अटैक कर रहा है और वाइट का हाथी जो है वो खाली इस डिफेंस के काम में लगा हुआ है। और ये ब्लैक का ऊंट जो है वो वाइट के घर में एकदम अंदर घुस चुका है। तो क्योंकि वाइट को ये स्थिति पसंद नहीं आ रही तो वाइट को कुछ करना चाहिए ताकि वो इस ऊंट को यहाँ से हटा सके। तो वाइट को इस स्थिति में क्या खेलना चाहिए? तो जवाब बताने से पहले मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ, आप सोचिए, वीडियो को पॉज करिए और मुझे बताएं कि सही चाल क्या होगी वाइट के लिए। तो भाई वाइट के पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो अपने घोड़े को यहाँ पर ला सकता है ताकि वो अपने घोड़े से इस ऊंट पे अटैक कर सके। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो अपने इस प्यादे से इस सामने वाले के प्यादे को मार सकता है, जिससे कि इस ऊंट का जो रखवाली करने वाला प्यादा था वही मर जाएगा। तो इस ऊंट पे सीधा सीधा अटैक आएगा तो ऊंट को वहां से हटना पड़ेगा। तो दूसरा तो ये ऑप्शन है, लेकिन इन दोनों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? तो चलिए देखते हैं स्वॉट एनालिसिस के जरिए। तो मान लीजिए कि अगर वाइट इस स्थिति में दूसरा ऑप्शन चूज करता है, मान लीजिए कि वो खेलता है G/F4, यानी वो अपने प्यादे से इस प्यादे को मार देता है ताकि ये ऊंट जो है वो अनडिफेंडेड हो जाए और इस पे सीधा सीधा अटैक आ जाए इस हाथी का, ताकि वो यहाँ से हट जाए या फिर इसको मार के पीसेस एक्सचेंज कर ले। तो वाइट ने अभी अभी ये जो चाल खेली है अपने प्यादे से हमारे प्यादे को मारना, तो इस चाल का हम स्वॉट करते हैं। तो इस चाल का स्ट्रेंथ क्या था? तो इस मूव का स्ट्रेंथ ये था कि भाई उस वाइट ने अपने जो डबल पॉन्स जो यहाँ पे बन गए थे, अपने डबल पॉन्स से छुटकारा पा लिया है। अगर आप चेस काफ़ी समय से खेल रहे हैं तो आपको पता होगा कि डबल पॉन्स वीकनेस होती है। इस विषय पर मैं आने वाले वीडियोस में आपको डिटेल में ज़रूर समझाऊंगी। तो फिलहाल आप इतना समझिए कि वाइट ने अपने डबल पॉन्स से छुटकारा पा लिया है। दूसरी चीज़ जो वाइट ने इस चाल के जरिए की है वो ये कि वाइट ने अपने प्यादे से ब्लैक के इस ऊंट का एक डिफेंडर मार दिया है। ये प्यादा पहले यहाँ पे रक्षा कर रहा था ऊंट की, अब वो नहीं कर पा रहा है, उसका प्यादा मर चुका है। तो ये तो था 2 स्ट्रेंथ इस मूव के। अब इस चाल के वीकनेस क्या है? अब इस चाल की वीकनेस ये है कि हमने जैसे पोजीशन में स्टडी किया था कि ये हाथी जो है ये किस तरह से यहाँ फंसा हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल उसके पास मूवमेंट के लिए जगह नहीं है। तो इसके पास अभी भी कोई जगह नहीं है यहाँ से चलने के लिए, क्योंकि अगर ये यहाँ से कहीं पर भी हटता है तो उसका जो घोड़ा है वो मारा जाएगा, तो उसे यही रहना पड़ेगा। तो वाइट का हाथी जो है वो अभी भी फ्री नहीं हुआ है अपनी डिफेंडिंग ड्यूटी से, वो अभी भी यही फंसा हुआ है। अब इस चाल ने क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है? अपॉर्चुनिटीज़ को जानने के लिए हमें वीकनेसेस पे देखना पड़ेगा। और वीकनेस हमने क्या देखा कि हाथी के पास मूवमेंट के लिए जगह नहीं है। तो इससे ब्लैक को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि अब वो इस फंसे हुए हाथी पे अटैक कर सकता है। और अगर मैं थ्रेट की बात करूं तो क्या वाइट ने कोई थ्रेट क्रिएट किया है? तो हाँ, डेफिनेटली थ्रेट क्रिएट किया है कि वाइट का भी ये जो हाथी जो है वो हमारे इस ऊंट पे अटैक कर रहा है, यानी हमारे ऊंट की जान खतरे में है। तो ये था स्वॉट वाइट के इस चाल का। तो अब इन्हीं जानकारियों को ध्यान में रखते हुए ब्लैक को क्या खेलना चाहिए? तो कोई अगर आम खिलाड़ी होगा ना
तो वो तो क्या खेल लेगा, ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगा कि चलो उसने मेरे प्यादे को मारा, मैं भी इसके प्यादे को इस तरह से मार देता हूँ और अपने ऊंट की भी जान बचा लेता हूँ। तो ये चाल जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये चाल खेलकर ब्लैक को कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ है इस स्थिति में। ऐसी चाल जो बिगिनर लेवल के लोग होते हैं ना, जो एनालिसिस करना नहीं चाहते, बस चेस को फटाफट कुछ भी खेल के जीतना चाहते हैं, ऐसी चालें ऐसे बिगिनर लेवल के लोग करते हैं। तो आपको बिना सोचे समझे तुरंत कुछ ऐसा खेलना नहीं चाहिए। और यदि अगर इस स्थिति में ब्लैक अपने ऊंट से इस घोड़े को मार देता है तो वाइट अपने हाथी से इस ऊंट को मार देगा और फिर ब्लैक जो है इस प्यादे को मार देगा। तो देखिए अब इस सिचुएशन को क्या चेंजेस हुआ, कुछ फायदा हुआ है ब्लैक को ये सब मारा मारी करके? नहीं। इनफैक्ट जितने प्यादे अभी वाइट के पास है उतने ही ब्लैक के पास है, और मटेरियल ऑलमोस्ट सेम है कि भाई दोनों के पास 2 हाथी है, 1 ऊंट है, और ये स्थिति अभी ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते कि गेम किस तरफ मुड़ेगी। लेकिन अगर ब्लैक इस स्थिति में ढंग से स्वॉट एनालिसिस करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब वाइट ने ये चाल खेली, जब हमारे प्यादे को मारा, तो स्ट्रेंथ क्या था, वीकनेस क्या था, अपॉर्चुनिटी क्या था, थ्रेट क्या था। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या ब्लैक कोई ऐसी चाल खेल सकता है जिससे गेम का पासा पलट जाए? तो सही जवाब है बिशप F5। बिशप F5 खेल के ब्लैक ने वाइट ने खेली हुई लास्ट मूव का स्वॉट के एनालिसिस के जरिए वीकनेस को ढूंढा और उस वीकनेस पे अटैक किया। वीकनेस क्या था कि भाई ये हाथी के पास चलन के लिए जगह नहीं है और ये फंसा हुआ है इस घोड़े की रक्षा करने के लिए। तो ब्लैक ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उसने खेला बिशप F5। अब बिशप F5 का अगर मैं सॉर्ट करूं तो स्ट्रेंथ क्या है इस मूव का? स्ट्रेंथ ये है कि ब्लैक ने अपने एक मोहरे को डेवलप कर लिया है अपने ओरिजिनल जगह से। दूसरा स्ट्रेंथ ये है कि अब ये बिशप जो है ये पूरी डायगोनल को अच्छे से कंट्रोल कर रहा है, काफ़ी एक्टिव हो गया है एक बहुत ही बड़ी डायगोनल पे। अब इस मूव की अगर मैं वीकनेस देखूं तो वीकनेस ये है कि भाई पहले ये बिशप जो है इस B7 के प्यादे की रक्षा कर रहा था, क्योंकि अब वो वहाँ से हट गया है तो अब ये B7 प्यादा जो है वो वीक है, इसकी रक्षा कोई नहीं कर रहा। बट अगर गेम में देखूँ तो इस पे अटैक अभी कहाँ आ रहा है, इस पे कोई अटैक भी नहीं आ रहा। तो फाइन, ये जो वीकनेस हमें मिली है ये कोई इतनी बड़ी वीकनेस नहीं है। अब यदि वाइट अपने हाथी से हमारे ऊंट को मारता है तो हम सामने वाले के हाथी को मार सकते हैं। तो देखिए मटेरियल में हमें एडवांटेज हो जाएगा। और यदि वाइट अपने हाथी को यहाँ पर या यहाँ पर लाता है तो उससे और भी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए कि वो अगर यहाँ आता है तो ब्लैक जो है इस घोड़े को मार के एक बार फोक अटैक कर सकता है, जिससे कि अगली चाल में हाथी जो है वो मारा जाएगा और वाइट का और भी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। वैसे ही अगर यहाँ पर भी आता है तो भी वही सिचुएशन हो जाएगी कि घोड़ा तो मुफ्त में मर ही गया और दोनों हाथी पे फोक अटैक आ गया है। और यदि अगर हाथी यहाँ आता है तभी भी ये घोड़ा मुफ्त में मारा जा रहा है। तो अब वाइट चाहे कुछ भी कर ले इस सिचुएशन में, ब्लैक जो है फ़ायदे में रहने वाला है और वाइट का जो है नुकसान तो होने ही वाला है। गेम में थोड़ा पीछे जाते हैं तो जब वाइट के पास 2 ऑप्शंस थे कि या तो वो इस प्यादे को मार सकता है या फिर इस घोड़े को यहाँ ला सकता है और फिर इस ऊंट पे अटैक कर सकता है, तो हमने देख ही लिया कि ये प्यादे वाली ऑप्शन तो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तो इसमें बेस्ट चाल यही थी कि वाइट को खेलना चाहिए नाइट F1, जिससे कि वो इस ऊंट पे अटैक कर सके। तो नाइट F1 खेलने पे क्या हुआ, देखिए नाइट F1 खेल के इस चाल की जो स्ट्रेंथ है सबसे पहले वो ये है कि अब ये नाइट जो पहले अटैक में था अब वो उस अटैक से बाहर निकल गया है। अब ये नाइट जो है इस जगह पर आकर इन दोनों प्यादों को प्रोटेक्शन दे रहा है। तीसरा स्ट्रेंथ ये है कि क्योंकि वो नाइट ही हट गया है वहाँ से, तो अब ये जो हाथी है बिल्कुल फ्री हो गया है, क्योंकि अब वो मूवमेंट कर सकता है, ये जगह से कहीं और जगह पे जा सकता है, क्योंकि अब उसे यहाँ पर बैठकर इस घोड़े की रक्षा नहीं करनी पड़ रही। इस हाथी पर जो डिफेंस की जिम्मेदारी थी वो हट चुकी है। अब ये जो चाल खेली है इसकी वीकनेस क्या है, तो देखिए सबसे पहले जब ये घोड़ा यहाँ पर था तो वो इस प्यादे की रखवाली कर रहा था, करेक्ट। तो अब क्योंकि घोड़ा यहाँ आ गया है तो अब ये प्यादे की रखवाली कोई नहीं कर रहा। लेकिन हम गेम में देख रहे हैं कि इस प्यादे पे ऐसे कोई अटैक तो आ नहीं रहा है तुरंत, या कोई मोहरा ब्लैक का अटैक तो कर नहीं रहा है। तो ये जो वीकनेस क्रिएट हुई है ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, इसे वाइट हैंडल कर सकता है। क्या ये वाली चाल खेल के वाइट ने ब्लैक को कोई अपॉर्चुनिटी दी है, कोई मौका दिया है?
नहीं, क्योंकि यदि अगर ब्लैक अपने बिशप से इस हाथी पे अटैक करता है तो ये हाथी जो है आसानी से यहाँ से हट सकता है। तो वाइट ने ये चाल खेलकर ब्लैक को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी है। ये चाल खेलने से वाइट ने क्या थ्रेट क्रिएट किया है ब्लैक के ऊपर? तो भाई ये थ्रेट क्रिएट किया है कि वाइट जो है अगले ही चाल में इस ऊंट को मार देगा, ब्लैक जो है वो अपने इस प्यादे से इस घोड़े को मारेगा और फिर वाइट जो है अपने हाथी से वापस इस प्यादे को मार पाएगा। तो इससे क्या होगा, सबसे पहले तो ब्लैक का एक प्यादा एक्स्ट्रा मरेगा और दूसरी चीज ये कि वाइट का बोर्ड से घोड़ा बाहर होगा और ब्लैक का बोर्ड से ऊंट बाहर होगा। और हम ये देख रहे हैं ये पोजीशन जो है ये ओपन पोजीशन है और ऐसी पोजीशन में वाइट का घोड़ा बाहर होना बोर्ड से वाइट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और ब्लैक का ऊंट बाहर होना ऐसी पोजीशन में ये ब्लैक के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि ब्लैक का जो एक एडवांटेज था, एक लौता एडवांटेज था कि भाई मेरे पास दो दो ऊंट है और ये पोजीशन जो है ओपन है, वो एडवांटेज जो है वाइट इस चाल से खत्म कर रहा है। तो इस स्थिति में सही चाल यही थी, नाइट F1। तो जब भी आप चेस में लगता है यार क्या खेलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, यार सामने वाला क्या खेल रहा है, क्या करने वाला है, क्या मुझ पे कोई अटैक आने वाला है, ऐसे कई सारे सवाल जो है आपके दिमाग में आते रहते हैं चेस खेलते वक्त। तो आप अपनी गेम को इम्प्रूव कर सके, आप हमेशा बेस्ट चाल खेल सके और सामने वाले की भी चालों को समझ पाए, इसीलिए आप कोशिश करिए कि आप हर बार गेम के दौरान सामने वाला जब खेलता है तब स्वॉट एनालिसिस करने की कोशिश करिए, आप जब खेलते हैं तब स्वॉट एनालिसिस करने की कोशिश करिए, ताकि आप गेम में सबसे जो बेस्ट चाल है आप वो खेल सके। और इसी के साथ समय आता है आज के सवाल का। तो बोर्ड पर जरा इस स्थिति को देखिए। इस स्थिति में अभी ब्लैक की बारी है और ब्लैक ने अभी अभी खेला है क्वीन B8। तो इस चाल की स्ट्रेंथ क्या है? तो सबसे पहले स्ट्रेंथ तो ये है कि अब वो अपने इस रुक को और भी ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रही है। और लेकिन इस चाल की वीकनेस क्या है? तो भाई वीकनेस ये है, जब ये क्वीन पहले यहाँ थी तो वो इस घोड़े को प्रोटेक्ट कर रही थी, उसका कंट्रोल जो है वो इस D7 स्क्वायर पे भी था, क्योंकि ये D7 स्क्वायर देखिए इस पे कितना अच्छा कंट्रोल कर रखा है ये वाइट के प्यादे ने। तो जब क्वीन इस वाले स्क्वायर पे थी तो कहीं ना कहीं उसका ये कंट्रोल इस D7 स्क्वायर पे भी था। तो अब क्योंकि क्वीन यहाँ से हट चुकी है तो उसका जो कंट्रोल है वो इस घोड़े पर से तो जा चुका है और इस स्क्वायर पर से भी जा चुका है। तो क्या इस क्वीन B8 चाल ने वाइट के लिए कोई अपॉर्चुनिटी दी है? तो भाई ये तो आपको सोचना पड़ेगा। और इस चाल ने थ्रेट क्या क्रिएट किया है? भाई थ्रेट तो फिलहाल ऐसे कुछ दिख नहीं रहा है। तो अब आपके पास ये सारी स्वॉट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो क्या आप अब मुझे बता सकते हैं कि वाइट को इस स्थिति में क्या खेलना चाहिए? मुझे आपके जवाब का कमेंट्स बॉक्स में इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।